Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of November 2025. 16 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक करें। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि लाइक करते रहें, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। लाइक ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है फिर वीडियो बनाने का। लाइक कमेंट भी नहीं आ रहा है अगर तो, है ना। कंटेंट इतना अच्छा मैं दे रहा हूँ, नोट्स आपको दे रहा हूँ, पर वही है कि जब बंद कर दूंगा फिर आप बोलेंगे कि सर अब बनाते नहीं हो, कंटिन्यू नहीं रहता। जब कंटिन्यू रहता हूँ तो उसको कोई इज्जत नहीं है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, अगर आप करना चाहते हैं तो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के एनालिसिस को फ्रंट पेज के साथ। पहली न्यूज़ है, पाकिस्तान फेसेस जुडिशियल क्राइसिस एज थर्ड जज क्विट्स। तो अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कल परसों कि वहाँ पे 27th अमेंडमेंट हुआ है, जहाँ पे 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं पाकिस्तान ने, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद वहाँ पे जो जुडिशरी है, थोड़ा सा वो सेकंड हैंड जुडिशरी बन गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे जो कई लोग हैं जज वहाँ के, जो वहाँ पे रिज़ाइन करते जा रहे हैं। इसका पूरा न्यूज़ एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है बेसिकली। तो अभी लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ के जज शम्स मोहम्मद मिर्ज़ा जो है, महमूद मिर्ज़ा, उन्होंने क्विट कर दिया आफ्टर द 27th अमेंडमेंट एक्ट। क्यों कर दिया मैं आपको बता दूं। 27th अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन ये है कि वहां पे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हैंडल करेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, और वहां की जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है वो केवल सिविल और क्रिमिनल केसेस देखेगी, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी को सही नहीं लगा ये चीज़। उन्होंने कहा ये एक ऐसा अमेंडमेंट है भाई, है ना। और इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जो है वो ऑफिस में 2030 तक रहेंगे, ये अमेंडमेंट भी किया गया है। तो इसका कुल मिलाकर के जस्टिस का ये कहना है, जजेस का ये कहना है कि इट इज़ अ ग्रेव असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे भी एक असॉल्ट है ये, एंड इसीलिए वो एक एक करके वो लोग बाहर जाते जा रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, सेकंड न्यूज़ आइटम देखते हैं क्या है। सेकंड न्यूज़ आइटम भी बहुत प्यारी है। रेयर डॉल्फिन फिशर किनशिप इन अष्टमुडी लेक टू बी स्टडीड। अब अष्टमुडी लेक कहाँ पर है ये आपको पता है, केरला में है, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक अलग तरीके का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन देखा गया है, बट ये ह्यूमन और एनिमल रिलेशन है। ये है डॉल्फिन और फिशरमैन कम्युनिटी का रिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रही है। यहाँ पे केरला की जो अष्टमुडी लेक है, वहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटी और इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन जो है वो टुगेदर एक साथ काम करती हैं फिश पकड़ने में। याद रखिएगा, एक साथ काम। अब इसीलिए ये रेयर है ना। तो डॉल्फिन्स क्या करती हैं? दे ड्राइव द फिश टुवर्ड्स शैलो वाटर। डॉल्फिन्स क्या करती हैं? मछलियों को दौड़ाती हैं, और जहाँ कम पानी है वो शैलो वाटर से वहाँ ले आते हैं। उसके बाद जो सिंगल फिशरमैन रहता है वो अपना वो सिग्नल देती हैं फिशरमैन को। याद रखिएगा, फिर वो फिशरमैन को सिग्नल देती हैं विद अ टेल स्लैप और रोल। उसके बाद जब फिशरमैन को पता चल जाता है उसके सिग्नल से, तो वो अपने नेट को कास्ट कर देता है उस शैलो वाटर में, और अच्छी खासी उसको कैच मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंट्रिगिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल रिसर्च का मुद्दा बना हुआ है। और इसी को पढ़ने के लिए ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिडेड फेडरल डिसांटा कैटरीना यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये सब मिल करके यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के बारे में बता दूं तो उसको सूसा प्लम्बी भी कहा जाता है। कोस्टल डॉल्फिन स्पीशीज है जो कि इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक में पाया जाता है। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव हम्प जस्ट बिलो द डॉर्सल फिन एंड लाइट ग्रे टू पिंकिश बॉडी कलरेशन। तो लाइट ग्रे टू पिंकिश बॉडी कलर होता है, डिस्टिंक्टिव हम्प इसमें निकला हुआ रहता है ना। इट प्रेफर शैलो नियर शोर वाटर्स, एस्चुरीज, क्रीक्स एंड बेज। और अष्टमुडी जो है इसका एक आइडियल हैबिटेट है। Highly social, intelligent and skilled hunters. They are highly social, intelligent and skilled hunters. They are capable of coordinated group behavior as well. And ये IUCN की बात करेंगे तो ये near threatened है due to habitat loss, fishing net entanglement, boat traffic, इन सब के कारण ये near threatened है। तो I hope you got clarity regarding that as well. ये न्यूज़ आपको बता दी मैंने। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यू कैन मूव एड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है, असम सीएम टू इंक अ डील विद ब्रिटिश म्यूजियम फॉर वृंदावनी वस्त्र। तो यहाँ पे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लंदन गए हैं, ठीक है ना। एंड वहाँ पर वो वृंदावनी वस्त्र लाने के लिए एक एमओयू साइन कर रहे हैं ब्रिटिश म्यूजियम के साथ।
तो ये क्या है वृंदावनी वस्त्र, मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्रीमेंट है जो साइन किया जा रहा है वृंदावनी वस्त्र, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में है वर्तमान में, उसको यहाँ लाने के लिए। वृंदावनी वस्त्र जो है इट्स अ मोटिफ रिच सिल्क क्लोथ, याद रखिएगा। देखो लिखा है वृंदावनी वस्त्र इज अ मोटिफ रिच सिल्क क्लोथ विवन अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमंत शंकर देव। याद रखिएगा, श्रीमंत शंकर देव जो कि असम से थे, 15th सेंचुरी न्यू वैष्णवी सेंट थे, न्यू वैष्णवाइट सेंट थे, रिफॉर्मर थे शंकर देव। याद रखिएगा, श्रीमंत शंकर देव, उनके अंतर्गत ये बनाए गए थे वृंदावनी वस्त्र। मोटिफ रिच सिल्क क्लोथ है ये, है ना। एंड इसके कुछ पोर्शन जो है पहले तिब्बत गए और तिब्बत से फिर ब्रिटिशर्स वहाँ ले गए थे, ठीक है। इट्स वेरी इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ असम्स कल्चरल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज, और असम यही चाहता है कि इसको वापस लाया जाए। ब्रिटिश म्यूजियम ने कहा है कि ठीक है, हम आपको 18 महीने के लिए देंगे, प्रोवाइडेड अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम के लेवल का पहले, स्टैंडर्ड्स का पहले आप एक म्यूजियम बनाएं जहाँ पे आप इसको रखेंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है कैलकाटा यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। अब वेस्ट बंगाल की जो इंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, उसने एक प्रोग्राम लिखा है। तो अभी ये जो दो लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली है लोढ़ा कम्युनिटी और टोटो ट्राइबल कम्युनिटी, इनकी जो भाषा है लोढ़ा एंड टोटो ट्राइबल कम्युनिटीज़। एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टोटल 75 पीवीटीजीज जो आते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो 75 हैं, और उन 75 में से 3 वेस्ट बंगाल में है। 3 कौन कौन सी हैं? तो बिरहौर, लोढ़ा एंड टोटो, ये 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि पीवीटीजी हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बिरहौर, लोढ़ा एंड टोटो। तो लोढ़ा एंड टोटो की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली केवल उसको नहीं, हालांकि इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे फ्रॉम मेनी कम्युनिटीज़, एंड इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नियरली 50 बंगाली लैंग्वेज पार्टिसिपेंट्स विल आल्सो ज्वाइन। लोढ़ा एंड टोटो टेक्स्ट जो है बहुत सारी दे यूज बंगाली स्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में फॉल करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनदर कम्युनिटी जो है वो बिरहौर कम्युनिटी है, ठीक है। तो 3 कम्युनिटीज़ के नाम भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे तो ये न्यूज़ डिस्कस करने होगी नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द थ्रेट्स फ्रॉम जीएनएसएस स्पूफिंग। अब ये न्यूज़ क्या है, जीएनएसएस क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। याद रखिएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो है। अभी रिसेंटली देखा गया था ये कि देखो, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर दिल्ली इनकाउंटर्ड जीएनएसएस स्पूफिंग और मैनिपुलेटेड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि एक प्लेन जा रहा था, जीएनएसएस स्पूफिंग हुई और उस कारण से उसका नेविगेशन ही गड़बड़ हो गया। जो पायलट था वो तैयार ही नहीं था इस चीज़ के लिए। तो क्या होती है ये जीएनएसएस स्पूफिंग और क्यों, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो अभी रिसेंटली नवंबर में मैंने बताया सेवरल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द दिल्ली दे एनकाउंटर्ड जीएनएसएस स्पूफिंग। और जीएनएसएस स्पूफिंग में होता क्या है कि एक स्पूफ का मतलब होता है फेक सिग्नल। तो जैसे सैटेलाइट सिग्नल मिलते हैं ना, जैसे कोई पायलट ऊपर है तो उसको सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई यहाँ पे सही है, मौसम क्लियर है, आगे ट्रैफिक कैसा है, एयर ट्रैफिक कैसा है, ये सारी चीज़ें उनको सिग्नल्स के थ्रू मिलती हैं। अब जीएनएसएस स्पूफिंग में क्या होता है कि फेक सिग्नल्स देने लगते हैं, है ना। फेक सिग्नल्स के कारण ऑब्वियसली होता है पायलट्स को रॉन्ग एयरक्राफ्ट पोजीशन, फॉल्स टेरेन वार्निंग, डिसरप्टेड नेविगेशन, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और ये चीज़ें अभी चली 4-5 दिन तक चली, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मतलब सही नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, एयर एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जीएनएसएस या जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है, तो इसमें इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग फेक सैटेलाइट सिग्नल्स to mislead the aircraft navigation system. याद रखिएगा, it involves transmitting fake satellite signals to mislead the aircraft navigation system, and it can also affect terrain alerts, runway warning, braking systems, communication links। ये सारी चीज़ें इसमें फेक रिलीज की जा सकती हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो मिसलीड कर सकती हैं पायलट को। डेंजर्स आप सब जानते हैं, चूँकि पायलट्स को पहले प्री अनाउंस रहता नहीं है, इसलिए वो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं। बहुत ज़्यादा ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जीपीएस स्पूफिंग है शार्पली इंक्रीज्ड सिंस सितंबर 2023। 2023 सितंबर से काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है जीपीएस स्पूफिंग का जो इश्यूज़ हैं। और इंडिया अलोन में अगर हम देखें 2023 से 2025 के बीच में लगभग 465 इंसिडेंट्स हैं जीपीएस स्पूफिंग के, है ना। और ये वैसे तो बॉर्डर एरिया से बहुत होता है, जब दुश्मन के उधर
करते रहते हैं, लेकिन अब ये इनलैंड सेंटर दिल्ली जैसे एरिया में होना ये गलत है ना। सोल्यूशन कुछ जो है इंटरनेशनल, वो क्या है, क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर स्पूफिंग इवेंट्स, एक ग्लोबल रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाए स्पूफिंग के इवेंट्स को शेयर करने के लिए। स्ट्रेंथन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन्फोर्स स्ट्रिक्टर लॉज ऑन जैमिंग एंड स्पूफिंग, है ना। तो जैमिंग स्पूफिंग डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टर लॉज लगाए जाएं, और इम्प्रूव द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, इंटरनेशनल नेशनल स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सही किया जाए। डिप्लॉय एडवांस्ड डिटेक्शन सिस्टम एट एयरपोर्ट्स एंड की रीजन्स, इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर GNSS रिसीवर्स एंड एंटी जैमिंग एंड एंटी स्पूफिंग टेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और लास्ट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल टीबी बर्डन जो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। तो क्या है, एक WHO की रिपोर्ट आई जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। WHO की रिपोर्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। और टीबी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, आप सबको पता है लंग्स को अफेक्ट करती है ये। एंड लगभग 30 कंट्रीज हैं जो 87% टीबी केसेस लेकर के बैठी हैं, उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा 25% है, फिर इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस 6%, चाइना 6%, पाकिस्तान 6%, फिर नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ हैं। इस इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में हालांकि टीबी इंसिडेंस कम हुआ है, लगभग 237 पर लाख थे तो 187 पर लाख हो चुका है। ट्रीटमेंट कवरेज बढ़ चुका है, 92% है इस समय, एंड वी आर वे अहेड ऑफ हाई बर्डन कंट्रीज। इंडिया में अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, और दिल्ली में जो है हाईएस्ट टीबी प्रिवेलेंस रेट है। चैलेंजेस क्या क्या इंडिया के, इंडिया ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया एलिमिनेट करने का टीबी को 2025 तक। कुछ की प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत ज़्यादा है, रूरल हेल्थ केयर गैप्स जो हैं हमारे इंडिया में, रूरल एरियाज़ में स्पेशली, वो एक रीजन है। एंड सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स भी हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टिग्मा भी होता है टीबी में, टीबी का स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं। इंडिया कर क्या रहा है अगर हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीबी लैब नेटवर्क है जिसमें लगभग 9,391 रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब्स हैं, 107 कल्चर एंड ड्रग ससेप्टेबिलिटी लैब्स हैं, एंड 500 AI इनेबल्ड चेस्ट एक्सरे यूनिट्स भी अभी स्ट्रेंथन की गई हैं। डिसेंट्रलाइज टीबी केयर है लगभग आयुष्मान आरोग्य मंदिर के थ्रू। निक्षय पोषण योजना है जिसमें 500 रुपये से बढ़ा करके 1,000 पर मंथ दिया जाता है। निक्षय पोषण योजना याद रखिएगा, 500 से बढ़ा करके 1,000 कर दिया गया है। आशा वर्कर जो है उनको ट्रेन किया जाता है टीबी सिम्टम्स एंड उनको गाइड पता करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन्ड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे, प्लीज डू। नहीं, एक और न्यूज़ है, सॉरी, एक और न्यूज़ है, सेल साइजेस क्लम्पिंग एक्सप्लेन हाउ एनिमल फॉर्म्स शार्प पैटर्न। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, सॉरी। यहाँ पे एनिमल्स में जो कोटिंग पैटर्न है, जैसे आपने जीब्रा में देखा होगा, जैसे आपने टाइगर में देखा होगा, लेपर्ड्स में देखा होगा, उनके स्ट्राइप्स होती हैं, कुछ अलग एक पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स क्या होते हैं तो ऑथर ने बताया, देखो पहले जो ये पैटर्न्स एक्सप्लेन होते थे वो एक्सप्लेन होते थे ट्यूरिंग पैटर्न्स के रूप में, ठीक है ना। जो एनिमल कोट होती थी उसको ट्यूरिंग पैटर्न बोलते थे। एलन ट्यूरिंग ने ये प्रपोज किया था कि जो सेल्स हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं जो कि डिफ्यूज और इंटरैक्ट होते हैं अलग अलग तरीके से, और इस डिफ्यूजन के कारण ही ये नॉन पिगमेंटेड रीजन बन जाते हैं, ठीक है ना। इसको ट्यूरिंग पैटर्न बोलते हैं, है ना। दे सेल्स रिलीज केमिकल्स, उनका कहना था सेल्स केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। बट दिक्कत ये आ रही थी कि जब इस पैटर्न को, ट्यूरिंग पैटर्न को देखा गया तो ज्यादातर जो पैटर्न थे वो ब्लरी पैटर्न थे, सॉफ्ट एज्ड पैटर्न थे, मतलब एजेस उनकी बहुत शार्प नहीं थी, सॉफ्ट आ रही थी। लेकिन उन्होंने रियल एनिमल्स को देखा, उन्होंने बोला कि भाई रियल एनिमल्स में तो बहुत प्रॉपर शार्प पैटर्न आता है, मतलब आपको पूरा डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न आता है, ब्लरी पैटर्न नहीं आता है। तो उसमें ये बताया गया कि भाई उसमें फिर अभी नई रिसर्च चाहिए। नई रिसर्च में इसको कहा गया कि हाँ ये ट्यूरिंग प्रोसेस सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको बोलते हैं डिफ्यूजियो फोरेसिस, याद रखिएगा, डिफ्यूजियो फोरेसिस बोलते हैं, वेयर टाइनी पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। याद रखिएगा, डिफ्यूजियो फोरेसिस,
tiny particles in a fluid, they attract or repel each other, causing them to clump like magnetic particles pulling together. ठीक है ना, तो tiny particles जो होते हैं fluid में, they attract और repel each other, इसको diffusiophoresis बोलते हैं. उन्होंने कहा कि ट्यूरिंग मॉडल में diffusiophoresis की प्रोसेस जोड़ दो तो आपको परफेक्ट सिमेट्रिकल नीट क्लीन पैटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना. इसके अलावा एक और चीज दिक्कत आ रही थी कि एक और दिक्कत है कि ज्यादा रियलिस्टिक नहीं पैटर्न बनना, मतलब अभी भी बन रहा था, परफेक्ट था, लेकिन कई बार एनिमल्स में इम्परफेक्शंस भी होते हैं. तो वो इम्परफेक्शन के लिए उन्होंने बोला कि भाई सेल साइज भी मैटर करेगी. अगर स्मॉल सेल साइज के है तो वो फिर प्रोड्यूस करेंगे स्मूथ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न. मीडियम साइज है थोड़ा बम्प्स अनइवन स्पेसिंग होंगी, और लार्ज सेल्स है अगर तो कोर्स और इरेगुलर पैचेस होंगे. तो उन्होंने फिर ये 3 चीजें अपनाई. मतलब कौन कौन सी? ट्यूरिंग पैटर्न की नॉलेज, डिफ्यूजियोफोरेसिस की नॉलेज और सेल साइज की नॉलेज. तो उनको सही पैटर्न मिल गया. ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.